हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने पिछले कुछ क्लासेस में यह बात कर लिया है कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की सहायता से देखा था कि उनमें किस प्रकार से उन कंपाउंड्स में रेजोनेंस पाया जाता है। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हमने बात किया कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हमने देखा कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत दिए गए एटम्स का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। और पिछले क्लास में हमने यह बात किया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखा। फिर उसके बाद हमने जाना कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह दो प्रकार का होता है और उसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल से समझ लिया है। और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। इन दो पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो एट लीस्ट आपको पिछला लेक्चर जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, जिसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, कॉन्सेप्ट को और टाइप्स के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो उन प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए अब अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के हम नेचर पर बात करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, ये किसी और बॉन्ड से हम इसका कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने यह बात किया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल और केवल हाइड्रोजन एटम ही बना सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना सकता। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक हमारे पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना भी कंपलसरी है, तभी वह हाइड्रोजन उस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और वह जो हाइड्रोजन एटम है वो किसी और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, और वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो इस हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होगा वह कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से ही जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी वह हाइड्रोजन दूसरे किसी मॉलिक्यूल के या फिर उसी मॉलिक्यूल के किसी दूसरे एटम से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, अब उसी को ही यहाँ पर हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमने आपको बताया था कि यह हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किसी और एटम से बहुत ही रेयर चांसेस होता है। मतलब रेयर चांसेस करने का मतलब ये है कि ये बहुत ही कमज़ोर तरीके से बॉन्ड बनाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे पास सबसे पहला पॉइंट भी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कमज़ोर या फिर वेरी, ऐसे लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड। ठीक है, इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड में जो नोट्स लिखवाया था वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखवाया था, तो यहाँ पर भी आगे चलते हुए चलिए मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है यह एक बहुत ही कमज़ोर बंध है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो पूरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स ही लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं सर जी, अभी आगे हिंदी लिखवा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत वीक
बॉन्ड है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या है? बॉन्ड होता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आई? कैसे समझ में आया कि हम पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है यह एक बहुत कमज़ोर बंध होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और किसी पार्सली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम के बीच ही तो बनता है। तो जब यहाँ पर पार्सली पोलराइज्ड हाइड्रोजन एटम है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर भी पार्सली नेगेटिव चार्ज कोई भी हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इनके बीच क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन रहा है। तब जाकर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि इसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ, ठीक है, आयनिक बॉन्ड या फिर आप लिख लीजिए पोलर बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं पोलर बॉन्ड। और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो गया, और कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों से अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत वीक होता है, ठीक है। मतलब अगर हम आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में हम हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की तुलना में बहुत कमज़ोर बंध होता है, ठीक है। ये बातें यहाँ पर मैंने एक्चुअली लिखवाया। यहाँ पर साथ ही साथ आप लोग इस लाइन को ज़रूर मेंशन कर लीजिए कि जनरली, यहाँ पर मैं जनरली वर्ड उपयोग कर रहा हूँ, मतलब सामान्यतः, हर बार नहीं लेकिन कई बार, ठीक है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड इज, ठीक है, इज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी मिक्स कर रहा हूँ ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल इंटरैक्शन होता है, ठीक है, इंटरैक्शन होता है। अब ये डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, ये बात आपको मैं जब वांडर वाल फोर्सेस पढ़ाऊंगा इसी यूनिट के अंतर्गत, हो सकता है अगला ही लेक्चर हो, तो उसमें मैं आपको डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में बताऊंगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बस यहाँ पर समझना, डाइपोल मतलब होता है दो ध्रुव, यानी कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम जब एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े हैं, तो एक पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एक पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये जो हमारे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, यही एक्चुअली एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और ऐसे ही कोई और डाइपोल आ जाता है, उनके बीच इंटरैक्शन होता है, तो यह डाइपोल इंटरैक्शन हो जाता है। तो क्या होता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल इंटरैक्शन से ही बनता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखे, ओके। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसा लिखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज एनर्जी, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एनर्जी होता है, मतलब अगर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ऐसा सिचुएशन में कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, ये बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एवरेज एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अप्रॉक्स या फिर ऑलमोस्ट भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है, मतलब कि अगर हम दो से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि 2 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से ही उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लगभग 10 किलो कैलोरी पर मोल हम देते हैं, तब जाकर उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी में मैं बता दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल भी,
ठीक है। एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्ड की एवरेज एनर्जी अप्रॉक्स इतना होती है, ठीक है, होती है। सेंटेंस के भी तो पूरा करना है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में, ठीक है, ब्रेक करने में, ठीक है, ब्रेक मतलब तोड़ने में, ठीक है। वैसे ब्रेक के जहाँ पर और भी हमारे पास फिशन वर्ड भी उपयोग किया जा सकता है, बट यहाँ पर मैंने ब्रेक लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो उसे ब्रेक करने में लगभग हमें 7 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि, ठीक है, सेंटेंस नहीं पूरा बैठा ना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में 7 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, ठीक है, की आवश्यकता होती है। जबकि, ठीक है, जबकि अगर यही हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में लगभग अप्रॉक्सीमेट या आलमोस्ट, ठीक है, आलमोस्ट आप लोग लिख लीजिएगा 2 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, 2 किलो कैलोरी से भी थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो इतना की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। ये बातें आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ये बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बस मैं समझाने के लिए ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके कारण बनता है, हाइड्रोजन एटम के कारण बनता है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम के द्वारा ही केवल बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करते चलते हैं ना, फॉर्मेशन होता है, नहीं तो आपका आदत नहीं पड़ेगा, होता है, ठीक है। और इसी में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म होता है, ओके। ये बातें मैंने आपको समझाया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बात किया कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कमज़ोर बंध होता है, या अगर हम चाहें आयनिक बॉन्ड को कंपेयर करें या फिर हम कोवैलेंट बॉन्ड को कंपेयर करें, यह बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। बट हाँ, अगर ये बॉन्ड बना है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे बढ़ता है, इन सभी चीज़ों को समझाऊंगा। आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो चुका ना, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। हमने नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर बातें कर लिया, अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर हम कुछ कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बदलाव आ जाता है,
इन चीज़ों पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं और उससे भी हम समझ लेते हैं। तो अब चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ कंपाउंड्स के हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले पॉइंट को मेंशन करिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पर क्या बात करने वाले हैं कि हमारे पास अगर किसी भी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनना लग जाता है, ठीक है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि अगर कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और चूंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के केस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम रहेगा, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, और वो दोनों के दोनों हमारे पास किस प्रकार से जुड़े रहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पर बात करना है, तो उसे बॉयल करने के लिए, बॉयल करने का मतलब क्या है कि उसके बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो क्रिएट होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगभग हम 2 से लेकर 10 किलो कैलोरी पर मोल की ज़रूरत होती है। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाए और ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में अब उसे हमें बॉयल करना है या मेल्ट करना है, तो हमें और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऑलरेडी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना था और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन चुका है, तो सोने पे सुहागा हो चुका है। तो ऐसा सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, और भी एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं, यही बात मैं आपको समझाने वाला था। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, हिंदी में हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा कि हमारे पास ऐसा लिखिएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज, एक मिनट हम हिंदी में बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कंपाउंड की, किसी कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर यह इंक्रीज करता है तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन, अच्छा हिंदी में मिक्स करना ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखिए, क्योंकि किसी दो मॉलिक्यूल के बीच बना हाइड्रोजन बॉन्ड उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है।
किसको बढ़ाता है? स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहला पॉइंट हुआ कि अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे सिचुएशन में उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने अपने पहले हेडिंग पर बात कर लिया। अब दूसरे हेडिंग पर बात करते हैं जिसमें हमारे पास बी पॉइंट है, और इसमें आप लोग देखिएगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, जल में घुलनशीलता पर बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या वह वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, आयनिक कंपाउंड ही है जिसे हम साल्ट कहते हैं, तो अगर इसे वाटर में हम घोलना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घुल जाता है, और कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो वो वाटर में बहुत ही ईजिली सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, बट जब हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स पर हम बात करते हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर में या तो इनसॉल्युबल होते हैं या फिर बहुत ही वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी कि बहुत कम घुलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यह देखा गया कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल भी हैं। तो सवाल आया कि ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे हुआ? तो इसके पीछे का रीज़न पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब हमारे वाटर मॉलिक्यूल से बनना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शंस करना शुरू हो चुका है, तो अब ऐसे सिचुएशन में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है, मतलब फास्टली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंग्लिश यूज़ कर लेता हूँ, बहुत ही फास्टली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं, परंतु कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मतलब कम घुलनशील होते हैं या फिर घुलते ही नहीं हैं, इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से, ठीक है, फॉर्म करने की वजह से जल में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत है, यहाँ पर समझने वाली बात भी है। हमने अभी देखा था कि अगर हम पानी में नमक को घोलते हैं तो बहुत ही आसानी से घुल जाता है, तो वो आयनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे पास कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बट उनमें से भी ऐसा देखा गया कि कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, जब वो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तब वो घुल जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। तो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में आप लोगों का यह दिमाग नहीं चलेगा, बट आपको मैं अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा मतलब अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास जो एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, एल्कोहल्स, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा दिमाग में पिंच कर सकता है, हो सकता है नहीं भी पिंच करे, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप अगर किसी भी अल्कोहलिक पर्सन को देखेंगे, ठीक है, जो शराब पीता है, तो उसे देखेंगे आप किस, या फिर मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि शराब को पानी में डाला जाता है,
तो एक्चुअली अगर वो घुलनशील नहीं होता तो क्यों डालते, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा देखा जाता है कि वाटर में जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो वाटर में घुल जाते हैं, अदरवाइज वाटर में घुलते नहीं वो, ठीक है, क्योंकि जो अल्कोहल्स होते हैं वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसलिए ये वाटर में घुलनशील हो जाते हैं, अदरवाइज ये घुलता नहीं, ठीक है। जैसे अल्कोहल का एक अलग लेयर बना रहता और वाटर का एक अलग लेयर बना होता, लेकिन ये घुलनशील हो जाते हैं इसलिए ये घुल जाते हैं। और इसमें अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं एथिल अल्कोहल, तो C2H5 और यहाँ पर हमारे पास OH होता है, ये एथिल अल्कोहल है। आप लोगों को फार्मूला पता होगा, नहीं भी पता है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो बस इस बात को, ऑक्सीजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है। अब इसमें हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है यह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसे जब हम वाटर मॉलिक्यूल में डालेंगे तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमने देखा था कि OH और H हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इस पर भी डेल्टा प्लस चार्ज होगा। तो फिलहाल हम इसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, ओके। तो क्या होता है कि ये जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वह इस पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम से एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है और इस प्रकार के ही बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसलिए यह जो एथिल अल्कोहल है या मेथिल अल्कोहल है या फिर कोई भी अल्कोहल है वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल में ईजिली सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड कर दिया, क्योंकि आप अक्सर अपने गली मोहल्ले सड़क कहीं पर भी देखते होंगे ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग बैठे रहते हैं हमेशा बनाते रहते हैं ना। खैर वो सारी चीज़ें हमें ध्यान नहीं देनी है, हमें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमने 2 पॉइंट्स का पर डिस्कशन किया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है और वाटर में सॉल्बिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। 2 पॉइंट्स और हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमारा यह पॉइंट एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। आप लोग हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, C पॉइंट, ठीक है, और इसमें लिखिएगा हाई विस्कोसिटी, ठीक है, हाई विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को समझना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है तो उस सिचुएशन में उसके विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे का रीजन समझना है और लॉजिक समझना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यह बात तो हम जानते हैं, विस्कोसिटी मतलब कि उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच का क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, उनके बीच कितना अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो वही उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के अंतर्गत 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बन जा रहा है जो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, तो वह उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एक और बॉन्ड की वजह से जुड़ जाएंगे तो उन्हें हम अलग करना आसान नहीं होगा, सेपरेट करना आसान नहीं होगा, तो इसलिए उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस आपको समझना था थोड़ी बहुत बातें। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि किसी कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बना इंटर, या फिर आप लिखिए डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, या फिर आप लिख सकते थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, उस कंपाउंड के विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, बढ़ा देता है।
बस इतना ही आपको लिखना था। अब अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहते हैं तो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। जो ग्लिसरॉल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ग्लिसरॉल के बारे में आपको आगे आने वाले सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा लेक्चर मिलने वाला है। तो इसमें आपको समझना है कि ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी जो होती है, श्यानता जो होती है, वह इंक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने बात कर लिया कि अगर किसी भी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच या एक ही मॉलिक्यूल के अंतर्गत हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस पर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या अफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने प्रोवाइड किया उन सभी चीज़ों को नोट डाउन जरूर करते रहिए। साथ ही साथ आप लेक्चर्स को देखने से पहले ज़रूर रिवाइज कर लिया करिए पिछले कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।